इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीएस नायपाल ने नोबेल लेते समय अपने परिचय से भारतवंशी होना क्यों निकलवा दिया था? 30 किताबें और कई शोध पत्र लिखने वाले सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल 20वीं सदी के दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग्रेजी लेखकों में से एक हैं। जब भी 20वीं सदी के दुनिया के महान अंग्रेजी लेखकों की सूची बनाई जाती है, उन्हें हमेशा टॉप 10 में जगह मिलती है। उन्हें आधुनिक अंग्रेजी छंद का गुरु माना जाता है। उन्हें दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले, जिनमें 2003 में मिले साहित्य के नोबेल पुरस्कार के अलावा 1971 में मिला बुकर प्राइज भी शामिल है। इनके अलावा भी उन्हें करीब 2 दर्जन अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। उनकी कई कहानियों में फिल्में बनी हैं और कई अलग अलग मौक़ों पर दिए गए उनके भाषणों पर पूरी दुनिया में ज़बरदस्त चर्चा हुई है। जहाँ तक भारत से उनके रिश्ते की बात है तो वह एक साथ लगाव और अलगाव के रहे। नायपाल के अंदर एक अमूर्त भारत और हिंदू मन बसता था, जबकि वह इसी भारत के इस्लामिक इतिहास के कट्टर आलोचक रहे। नायपाल की मां चाहती थी कि बेटा अपने पुरखों के देश भारत में बस जाए, लेकिन नायपाल ने ऐसा नहीं किया। हाँ, वह ताउम्र लगातार भारत आते रहे और देश का गहन सांस्कृतिक भ्रमण भी करते रहे। लेकिन भारत में अगर वह बसने की नहीं सोच पाए तो शायद इसकी वजह यह थी कि भारत के बौद्धिक जगत ने उन्हें कभी वह महत्व नहीं दिया वह खुद को जिसका हकदार मानते थे। राजनीतिक कॉरिडोर में भी उन्हें सिर्फ बीजेपी ने ही महत्व दिया। इस सब से वह इतना आहत थे कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपने परिचय में से भारतवंशी होना निकलवा दिया था। वीएस नायपाल का जन्म 17 अगस्त 1932 को ट्रिनिडाड टोबागो की प्रवासी बस्ती चकवानस में हुआ। उन्होंने बचपन में अपने इर्द गिर्द सिर्फ औपनिवेशिक युग के पलायित लोगों को देखा, उनके दुख दर्द महसूस किए, उन्हें जिया और उन्हीं से गुजरकर बड़े हुए। शायद इसीलिए वह पलायित लोगों के सांस्कृतिक असुरक्षा बोध के कथा शिल्पी हैं। वह ऐसे लेखक हैं जिनके विचारों से हमेशा इत्तेफाक भले न रखा जा सकता हो, पर जिनकी विद्वता, लेखन की धार और विश्वसनीय वातावरण रचने की उनकी अद्भुत क्षमता से अभिभूत हुए बिना नहीं रहा जा सकता। नायपाल यानी जो नेपाल से हो। वीएस नायपाल के पूर्वज सन 1880 में ट्रिनिडाड में बस गए थे, लेकिन माना जाता है कि भूमिहार ब्राह्मणों के कुल के उनके पूर्वज ट्रिनिडाड जाने के कई साल पहले ही नेपाल की सीमा से सटे भारत के गोरखपुर जिले के किसी गांव में आ बसे थे। उनका ननिहाल तब के गोरखपुर के महादेवा दुबे गांव में था, जो 1989 से उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज जिले का हिस्सा है। आज जहां वीएस नायपाल के नाना कपिल देव दुबे के कुछ दूर के परिजन रहते हैं। साल 1962 में नायपाल अपनी जड़ों को खोजते हुए अपने ननिहाल आए थे। 1992 में उनके यहाँ दोबारा भी आने का प्रोग्राम था, लेकिन उन दिनों राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर बिगड़े माहौल के कारण वह नहीं आ सके थे। वीएस नायपाल के पिता सीपेर साद चाहते थे कि बेटा बड़ा साहित्यकार बने, जबकि माँ चाहती थी कि बेटा अपने पुरखों की सरजमी भारत को प्यार करे और वहीं जाकर बस जाए।
लेकिन 20 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ने गए वीएस नायपाल वहीं के होकर रह गए। वह फिर ट्रिनिडाड कभी लौटकर रहने के लिए नहीं आए। नायपाल के पिता की आकस्मिक मृत्यु महज 47 साल की उम्र में 1953 में हो गई थी, जबकि उनकी मां की मौत सन 1991 में ट्रिनिडाड टोबागो में हुई। पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण नायपाल को इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के लिए कई किस्म के काम करने पड़े, जिनमें बीबीसी की कैरेबियन वॉइस के लिए लेखन का काम करना भी शामिल था। लेकिन इसने उन्हें कैरेबियन इतिहास के प्रति जिज्ञासु बनाया और यह जिज्ञासा उन्हें अपनी जड़ों की खोज तक ले गई, जो कि उनके लेखन का सार है। नायपाल बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई चकवानस के सरकारी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने ट्रिनिडाड टोबागो के क्वींस रॉयल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हीं दिनों उन्होंने एक सरकारी स्कॉलरशिप जीती, जिसके मुताबिक वह किसी भी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चयन किया और सन 1950 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। उनमें बौद्धिक प्रखरता ऑक्सफोर्ड के माहौल में ही आई। ऑक्सफोर्ड में 1952 में उनकी मुलाकात पैट्रिसिया एन हेल से एक कॉलेज प्ले के दौरान हुई, जिससे उन्होंने 3 साल बाद शादी कर ली। जून 1953 में नायपाल ने ऑक्सफोर्ड से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री हासिल की। नायपाल को दुनिया के कई मशहूर शैक्षिक संस्थानों ने मानद उपाधियों से नवाजा है, जिनमें सेंट एंड्रूज कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। साल 1957 में वीएस नायपाल की पहली किताब द मिस्टिक मैसर आई, जो कि ट्रिनिडाड के औपनिवेशिक इतिहास पर लिखा गया एक उपन्यास है। नायपाल ने साहित्य भी लिखा और साहित्येतर लेखन भी किया। उनकी साहित्यिक किताबों में प्रमुख हैं द मिस्टिक मैसर, द सफरेज ऑफ एल्विरा, मिगवेल स्ट्रीट, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिस्टर स्टोन एंड द नाइट कंपेनियन, द मिमिक मैन, अ फ्लैग अ आइलैंड, इन अ फ्री स्टेट, गुरिल्लाज, ए बैंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल, ए वे इन द वर्ल्ड, हाफ ए लाइफ आदि। उनकी साहित्येतर किताबों में प्रमुख हैं द मिडिल पैसेज, इम्प्रेशन ऑफ 5 सोसाइटीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच in the West Indies and South America, in area of darkness, the loss of El Dorado, the overcrowded Barracoon and other articles, India, a wounded civilization, a Congo diary, the return of Eva Peron and killings in Trinidad, among the believers, an Islamic journey, finding the center who narrate 2 narratives, a turn in the south, India, a million mutinies now, beyond belief, Islamic exertion among the converted peoples, between father and son, family letters, edited by Gillian Atkin. The writer and the word essay, a writer's people, ways of looking and feeling, the mask of Africa, glimpses of Africans' belief आदि। वीएस नायपाल जब 1972 में अर्जेंटीना की अपनी पहली यात्रा में थे, वहां उनकी मुलाकात मार्गरेट मरे गुडिंग से हुई, जो बाद में जिनके साथ उनका अफेयर हो गया। उन्होंने अपनी पहली पत्नी पैट्रिसिया एन हेल को इस अफेयर के बारे में बताया और यह भी बताया कि इसकी वजह यह है कि उन्हें उनसे कभी यौन संतुष्टि नहीं मिली। बहरहाल अगले 24 सालों तक नायपाल के दोनों महिलाओं के साथ रिश्ते रहे। 1996 में पैट्रिसिया एन हेल की कैंसर से मौत हो गई, जिसके 2 महीनों बाद नायपाल ने गुडिंग के साथ भी अपने रिश्ते खत्म कर लिए। साल 1996 में ही उन्होंने अपने से 20 साल छोटी पाकिस्तानी पत्रकार नादिरा अलवी के साथ शादी कर ली, जिसके साथ वह अंत तक रहे। वीएस नायपाल ने जितनी प्रसिद्धि अपनी किताबों की मौलिक सामग्री के लिए पाई है,
उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें अपने बेबाक विचारों के लिए मिली है। उन्होंने भारत के लिए इस्लाम को ईसाईयत से कहीं ज़्यादा खतरनाक माना है। उनके मुताबिक वास्तव में पाकिस्तान का जन्म आतंक की एक कहानी है। उनका मानना था कि पाकिस्तान का विचार एक कवि से शुरू हुआ और कट्टरता की प्रयोग स्थली में बदल गया। उनका मानना था कि इस्लाम ने लोगों को गुलाम बनाया और दूसरों की संस्कृतियों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। वह मानते थे जिनका धर्मांतरण हुआ उन पर इसका बहुत विनाशकारी असर पड़ा है, क्योंकि न्यायपाल के मुताबिक जिनका धर्म परिवर्तन होता है उनका अतीत हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। धर्म परिवर्तन करने वालों को अपने अतीत को भी बदलना पड़ता है और पूर्वजों की संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना होता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के बाद इसका उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। वह मानते थे कि मुस्लिमों ने भारत की बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक पहचान मिटाई, जबकि उपनिवेशवाद ने उन्हें ऐसा नहीं किया। न्यायपाल बार बार इस बात को दोहराया करते थे कि कला और इतिहास की किताबों में लिखा जाता है कि मुसलमान भारत आए जैसे कि वह किसी टूरिस्ट बस में आए हों और चले गए हों। आखिर वह यहाँ ये क्यों नहीं लिखा जाता कि उन्होंने मूर्तियां और मंदिर तोड़े, लूटमार की, स्थानीय लोगों को गुलाम बनाया और स्त्रियों पर अत्याचार किए। न्यायपाल के मुताबिक उत्तर भारत में हिंदू स्मारकों का नहीं होना इसका सबूत है। मुस्लिम आक्रमण के दौर में यहाँ कोई हिंदू रिकॉर्ड नहीं रखा गया, क्योंकि विजेता अपना इतिहास लिखते हैं और मुसलमान विजेता थे। शायद अपने इन्हीं विचारों की पृष्ठभूमि में न्यायपाल बाबरी ध्वंस को ऐतिहासिक संतुलन का कृत्य बताया करते थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।